दोस्तों फाइनेंस बिल 2018 का ये थर्ड पार्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। मैं के अग्रवाल। सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर जिस पे एसटीटी लग जाता था वो एग्जेम्प्ट होता था। इसमें 10 सब सेक्शन 38 में एक प्रोवाइजो थर्ड प्रोवाइजो एंटर किया गया जहां पर ये लिखा गया प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेंट इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू एनी इनकम arising from the transfer of long-term capital asset being an equity share in a company or a unit of an equity oriented fund or a unit of business trust made on or after first day of April 2018। कहने का मतलब ये कि अगर आप इक्विटी शेयर या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचते हैं, भले उस पे एसटीटी लग चुका है, उसके बावजूद एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा। और टैक्सेशन का रेट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे है, दो सेक्शन में है, एक 112 है और दूसरा नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 112 ए। आइए देखते हैं उसको। तो ये एक सेक्शन 112 ए एंटर किया गया। असेसमेंट ईयर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। 1 अप्रैल 2019 असेसमेंट ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1819। और लिखता है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 112। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 112 में ऑलरेडी टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, बोलो उसको छोड़ दीजिए। The tax payable by an assessee on his total income shall be determined in accordance with the provisions of subsection 2 if the total income includes any income chargeable under the head capital gains. The capital gains arise from the transfer of a long-term capital asset being an equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of business trust. Securities transaction tax hedge in a case where the long-term capital asset is in the nature of equity share in a company been paid on acquisition and transfer of such capital asset। यानी कि एसटीटी आप दे चुके हैं एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इन केस वेयर द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन नेचर ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बीन पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। तो यहां खरीदते वक्त और बेचते वक्त एसटीटी लग चुका है और यहां पर ट्रांसफर करते वक्त एसटीटी लग चुका है। The tax payable by the assessee on the total income shall be the aggregate of the amount of income tax calculated on such long-term capital gains exceeding 1 lakh rupees at the rate of 10%। तो entire long-term capital gain को 10% पर टैक्स नहीं किया गया है, सिर्फ जो 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा उसी पे टैक्स 10% लगाया गया है। तो एवरेज देखेंगे अगर किसी की 2 लाख इनकम है और 1 लाख एग्जम्पशन है तो बाकी 1 लाख पे अगर 10% लगाया गया है तो एवरेज 5% आ रहा है। तो ऑब्वियसली एवरेज बढ़ता जाएगा जितनी ज्यादा इनकम आपकी होती जाएगी। फिर एंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द बैलेंस अमाउंट ऑफ टोटल एज इफ सच बैलेंस अमाउंट वेयर द टोटल इनकम, फिर बैलेंस जैसा कैलकुलेट होता है वैसे ही होगा। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल और अचीवर बीइंग अ रेजिडेंट, ये बेसिकली है क्या कि मान लीजिए आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं 2.5 लाख, तो एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन वहां से एग्जेम्प्ट हो जाता है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन कहानी यह है कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं, तो जो आपका बेसिक एग्जम्पशन है 2.5 लाख का या 3 लाख का या 5 लाख का, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी माइनस होगा अगर बैलेंस इनकम नहीं है या बैलेंस इनकम बेसिक एग्जम्पशन से जितना है। मान लीजिए बैलेंस इनकम आपकी 1 लाख है तो 2.5 लाख में 1 लाख वहां चला गया, बाकी 1.5 लाख यहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है। The conditions specified in clause 3 of 1 क्या है, shall not apply to transfer undertaken। अच्छा, अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है तो ऑब्वियसली ये वाला रेट नहीं लगेगा, आपके पूरे एग्जेम्पशन में ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द नेचर ऑफ एक्विजिशन। चलिए इसको देख लेते हैं। The capital gain under subsection 1 shall be computed without giving effect to the provisions of first and second proviso of section 48, यानी कि without indexation की वे। इसको बस चेक कर लेते हैं। आइए तो देखिए ये सेक्शन 48 है, इसका फर्स्ट प्रोवाइजो नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है और जो सेकेंड प्रोवाइजो है वो लिखता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होगा। तो यहां पर जो लिख रहा है कि द कैपिटल गेन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कंप्यूटेड विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48, यानी कि अगर नॉन रेजिडेंट तो इंडेक्सेशन वैसे भी नहीं करता
और सेकेंड प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि आप ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन इक्विटी शेयर्स, इसमें भी आप इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही अभी तो आगे चल के इसका फर्क आएगा, लेकिन अभी तुरंत कोई फर्क नहीं आने वाला। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन in respect of long-term capital asset acquired by the SEC before 1st February 2018 shall be deemed to be the higher. यानी कि अगर आपने शेयर्स 1 फरवरी 2018 से पहले एक्वायर किए हैं तो होगा क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट। कहानी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट मींस यहां दिस इज in case where the capital asset is listed on a recognized stock exchange, the highest price of the capital asset quoted on such exchange on 31st January 2018. This is provided that where there is no trading in such asset on such exchange, the highest price of such asset on such exchange on a date immediately preceding this. चलिए ठीक है, तो 31 जनवरी 2018 को अगर ट्रेडिंग हुई है तो उसका हाईएस्ट प्राइस, नहीं हुई तो उसके पिछले दिनों वाला या उसके पिछले दिनों वाला, और यूनिट है लिस्टेड नहीं है तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ सच एसेट वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एसेट इंक्लूड्स एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, द डिडक्शन इन द चैप्टर शैल बी अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय सच कैपिटल। दिस इज वेरी गुड। वैसे एटीसी टू एटीयू का डिडक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलता, लेकिन इस कैपिटल गेन से मिल जाएगा। वाओ, तो इसका मतलब बेनिफिट बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ने क्यों किया अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 87A का भी रिबेट मिलेगा तो गवर्नमेंट को फायदा। 3,67,000 का रेवेन्यू गवर्नमेंट लूज कर रही थी इस सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 के एग्जाम्पशन के कारण, और ये सेक्शन जब 10% टैक्स आया है तो 1 लाख रुपया का एग्जाम्पशन, एटीसी टू एटीयू का डिडक्शन भी अलाउ कर दिया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लिया, 87A का रिबेट दे रहे हैं। तो देखते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलने वाला है इससे। इक्विटी ओरिएंटेड फंड स्कीम इन केस वेयर द फंड इन्वेस्ट इन द यूनिट्स ऑफ अनदर फंड विच इज ट्रेडेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मिनिमम ऑफ 90%, 65%। तो डायरेक्ट इक्विटी शेयर खरीद रहा है तो 65%, किसी और का है तो 90%। चलिए, ये तो कोई खास बात नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस का डेफिनेशन दिया हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन दिया हुआ। तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A। तो फिर से एक बार बता देता हूं आपको, बिल्कुल नया सेक्शन। ये 112A क्या कर रहा है, 1038 को खत्म करके इन्होंने 10% टैक्स लगाया है अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा है, और नेचर ऑफ एसेट इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है। इसमें जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो 1 लाख का बेनिफिट मिल रहा है। बेसिक एग्जाम्पशन का भी बेनिफिट मिल सकता है अगर आपके पास बैलेंस इनकम नहीं है या 2.5 लाख से कम है, और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट वापस ले लिया गया। 1 फरवरी 2018 को से पहले अगर खरीदा है तब जाके ये एप्लीकेबल होगा। फेयर मार्केट वैल्यू का एक बेनिफिट दिया हुआ है, डिडक्शन का बेनिफिट दिया हुआ है, 87A का बेनिफिट दिया हुआ है। सो नाइस सेक्शन। गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलता है, लेट अस सी। बाय बाय दोस्तों। एक आखिरी बात बता दूं, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स टैक्सेबल हो गया है तो उसका लॉस अब सेट ऑफ हो पाएगा। तो पहले ये नहीं हो सकता था। तो अब अगर आपने 3 कंपनी को बेच के आपने गेन कमाया है और 15 कंपनी से लॉस है, तो वो 15 कंपनी का लॉस उस 3 कंपनी के गेन के साथ सेट ऑफ होगा। तो ये एक मेजर चेंज है, ऑटोमेटिक मेजर चेंज है।